हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। आज की क्लास होने वाली है एक सुपर डुपर मैराथन, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। बहुत सारे राइटर्स के जीवन के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में पता लगेगा। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। बिल्कुल यूनिक क्लास है, आज तक आपको ये क्लास नहीं मिली होगी। 60 मिनट से लेके 120 मिनट तक जितनी मेरी कैपेसिटी होगी और जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से देखते हैं। टोटल मैंने आपको बताया 835 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं 2016 से 2003 के, और आज का ये बेस होगा 2011 का पेपर। 2011 के बेस के पेपर के आधार पर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले जाइए। उसके साथ जितने क्वेश्चन बताए जाएं, जितने पॉइंट बताए जाएं, वो भी नोट डाउन कर। यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स फॉर गेट द श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी दैट यू विल गेट द 100% sure selection, and what is the basis of the paper and how to prepare that we will discuss these questions. And here we go there. Here first of all there is a paragraph, how to solve the paragraph. सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया होता है। इसमें 2011 के जो पेपर आया था उसमें सबसे पहले आरसी सेक्शन ही दिया हुआ था, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे जो दिया था उसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी आरसी सेक्शन आए तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। इससे आपको पैराग्राफ का आइडिया हो जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देयर इज लेस डैमेज इन एशिया देन इन यूरोप। एशिया में ज्यादा डैमेज है यूरोप के बजाय। मोर फॉरेस्ट आर डाइंग इन जर्मनी देन एनीवेयर एल्स इन यूरोप। जर्मनी में ज्यादा पेड़ मर रहे हैं, यानी ये कोई एनवायरमेंटल का पैसेज होगा। ए साइक्लिक चेंज इन द एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक साइक्लिक चेंज हो रहा है एनवायरमेंट का, इस वजह से हो रहा है। एयर पोल्यूशन इज द मेन कल्प्रिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द यूरोपियन फॉरेस्ट। यूरोपियन फॉरेस्ट, जर्मन फॉरेस्ट, एशियन फॉरेस्ट की यहाँ बात कर रहा है, तो इससे रिलेटेड हमें देखना होगा क्या हो सकता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, the dying forest syndrome is a disease. What kind of disease? dying forest syndrome जो डिसीज है, peculiar to forest of Asia, केवल एशिया के फॉरेस्ट में है। इट स्प्रेड्स रैपिडली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के फॉरेस्ट में ये हो रही है। इट इज कन्फाइंड द फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के फॉरेस्ट में हो रही है। हैज अफेक्टेड फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी पैराग्राफ से हमें पता लगा जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यूरोप, जर्मनी, कहाँ हो रहा है, एशिया में हो रहा है, ये सब चीजें क्वेश्चन हमें देखने। द राइटर सजेस्ट दैट, राइटर ने सजेस्ट क्या किया? इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, कि इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में पेड़ नहीं उगा सकते। पॉल्यूशन इम्यून ट्रीज विल एब्जॉर्ब टॉक्सिक एमिशन। पॉल्यूशन इम्यून ट्रीज जो टॉक्सिक को एब्जॉर्ब कर लें, ऐसे पेड़ उगाएं। ऑल पॉल्यूशन प्रोन ट्रीज शुड बी डिस्ट्रॉयड। जितने भी पेड़ पॉल्यूशन करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज दैट रिमेन अनअफेक्टेड बाय पॉपुलेशन। यह पॉसिबल नहीं है कि कुछ ऐसे पेड़ उगाए जाएं कि वो पॉपुलेशन से अनअफेक्टेड रहे, यानी पॉपुलेशन उन्हें अफेक्ट नहीं करेगी। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन था, द राइटर्स अप्रोच टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज वन ऑफ व्हाट काइंड? राइटर की अप्रोच के अनुसार जो फॉरेस्ट डिवास्टेशन है वो टॉलरेंस है, इंडिफरेंस है, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है, या डेस्पोंडेंसी है? ये हमें चेक करना होगा। और पांचवा क्वेश्चन है, इम्यून मीन्स व्हाट? इम्यून का मतलब क्या है? जो इम्यून शब्द यूज किया है उसका मतलब क्या है? इम्यून शब्द का मतलब अफेक्टेड बाय ए गिवन इन्फ्लुएंस, नॉट अफेक्टेड बाय ए गिवन इन्फ्लुएंस। मतलब कोई चीज अफेक्ट दिया, उससे अफेक्ट ना हो, तो शायद इम्यून का मतलब ये हो सकता है, अगर मैं पैसेज भी ना पढ़ूं, एब्जॉर्ब बाय ए गिवन इन्फ्लुएंस नन ऑफ द अबव, तो मैं शायद इस पे आंसर लगाऊं। अब हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम क्या करते हैं, इसके पैसेज पे जाते हैं और पैसेज के मेन पॉइंट देखते हैं। इन एशिया द मच ऑफ थर्ड वर्ल्ड ट्रीज आर स्टिल डिस्ट्रॉयड इन एन ओल्ड फैशन वे। पेड़ जो है खत्म हो रहे हैं पुराने फैशन की तरह से आज भी। एशिया एंड मच ऑफ थर्ड वर्ल्ड, यानी एशिया में और तीसरे वर्ल्ड में ज्यादा पेड़ खत्म हो रहे हैं। दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल एंड क्रॉपलैंड। वे या तो फ्यूल, ईंधन के लिए, या लैंड पर कब्जा करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं।
लैंड बना के वहां डेवलपमेंट करने के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं. इन यूरोप देयर इज ए न्यू एंड पोटेंशियली मोर डेडली कल्प्रिट. और यूरोप में तो एक बहुत ही जबरदस्त कल्प्रिट आया. द जर्मन कॉल्ड इट वाल्डस्टर्बन, दैट इज कॉल्ड डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम. देखो डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम की बात कर रहा था और जर्मनी में से वाल्डस्टर्बन कहा गया. और यूरोप में ज्यादा आया, एशिया से भी ज्यादा. यानी यूरोप में ये क्वेश्चन ये भी था ना, कहां पे डाइंग सिंड्रोम ज्यादा चल रहा है. बट द डिसीज इज फार मोर देन ए जर्मन फिनोमिना. लेकिन इससे भी बढ़कर है ये डिसीज ना, जर्मन फिनोमिना नहीं है, जर्मन ने इसे नाम दिया सिंस इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जर्मन साइंटिस्ट. क्योंकि ये 1980 के ओटमन में जर्मनी में फाउंड हुई थी, इसलिए जर्मन नाम दे दिया गया. द मिस्टीरियस मेलाडी हैज रेस्ड अक्रॉस यूरोप. और ये पूरी की पूरी जबरदस्त डिसीज पूरे यूरोप में फैली है. ब्लाइटनिंग वुड्स इन कंट्रीज एज फार अपार्ट एज स्वीडन एंड इटली. ये स्वीडन और इटली में भी जा घुसी है. द एक्सप्लेनेशन फॉर द एपिडेमिक रेंज फ्रॉम ए साइक्लिक चेंज इन द एनवायरमेंट. और कहा जा रहा है कि ये जो एपिडेमिक रेंज है एनवायरमेंट के साइक्लिक चेंज के कारण हो रही है ना, साइक्लिक चेंज. तो ये वाला क्वेश्चन भी था, ध्यान होगा आपको. टू ए बैफलिंग फॉर्म ऑफ ट्री कैंसर, इसे पेड़ों का कैंसर कहा गया है. बट द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस पॉइंट टू एयर पोल्यूशन. लेकिन ज्यादातर पॉइंट इसे कहा गया है एयर पोल्यूशन की वजह से शायद ये हुई है. इंडीड सेविंग द रैपिडली डेटरेटिंग फॉरेस्ट ऑफ यूरोप. और वास्तव में अब हमें जो फॉरेस्ट जंगल यूरोप के खराब हो रहे हैं उन्हें बचाने की हमारे ऊपर बात बन पड़ी है. कंट्रीज एज फार एज स्वीडन एंड इटली. और इटली और स्वीडन में भी ये फैला है. द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिडेमिक रेंज फ्रॉम ए cyclic change in environment to baffling form a tree cancer, but the most convincing evidence is air pollution. Indeed, saving the rapidly deteriorating forests of Europe will probably require two pronged strategy. दो स्ट्रेटजी बनाई जाएं जिससे यूरोप के फॉरेस्ट को बचाया जा सके. An offensive campaign that includes the breeding of pollution immune trees. एक तो ऑफेंसिव कैंपेन है कि भाई ऐसे पेड़ उगाए जाएं जो इम्यून ट्रीज हो, पॉल्यूशन इम्यून. एंड ए डिफेंसिव, ये तो ऑफेंसिव है. एक डिफेंसिव स्कीम दैट कॉल्स फॉर ए रिडक्शन इन टॉक्सिक एमिशन. या तो टॉक्सिक एमिशन को कम किया जाए या ऐसे पेड़ बनाए जाए जो पॉल्यूशन इम्यून हो, पॉल्यूशन ही ना हो जिन. बट बोथ विल रिक्वायर मोर मनी. लेकिन दोनों में पैसा चाहिए. देन इज करेंटली बीइंग स्पेंड ऑन सच मीजर्स, जो इन मीजर्स पे खर्च किया जा सके, एज वेल एज टोटल कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. और पूरा कमिटमेंट ये भी हो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. अब क्वेश्चंस लेते हैं. पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. दिस इज लेस डैमेज इन एशिया देन इन यूरोप. ये भी सही लग रहा है. मोर फॉरेस्ट आर डाइंग इन जर्मनी देन एनीवेयर एल्स इन यूरोप. ये तो गलत ही है. ए साइक्लिक चेंज इन एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. एक ये भी था और एक वो भी था कि भाई टॉक्सिक एमिशन ज्यादा हो रहा है. एयर पोल्यूशन इज द मेन कल्प्रिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द यूरोपियन फॉरेस्ट. ये भी लग रहा है कि एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा था. तो दे आर, अब बिल्कुल फॉलोइंग स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. वो ये है कि लेस डैमेज है एशिया में यूरोप के मुकाबले. यूरोप में ज्यादा हो रहा था तो इसका हम पहला आंसर सही लगाएंगे कि डैमेज एशिया में लेस है यूरोप के मुकाबले. क्लियर. दूसरा क्वेश्चन है द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज ए डिसीज. ये कैसी डिसीज है? इट इज ए पेक्यूलियर टू फॉरेस्ट ऑफ एशिया. ये तो गलत ही है. इट हैज स्प्रेड रैपिडली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप. ये बात सही लग रही है क्योंकि स्वीडन, इटली और जर्मनी में गई. इट इज कंफाइंड टू फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी. ये भी गलत है क्योंकि खाली जर्मनी में नहीं हुई. हैज अफेक्टेड फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये भी गलत है. बस ये यूरोप में ज्यादा फैली है डिसीज. डाइंग सिंड्रोम जिसे एक तरह का ट्रीज कैंसर भी बोला गया. तो ये वाला सही हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द राइटर सजेस्ट दैट इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज इन इंडस्ट्रियल एरिया. इस बारे में तो कुछ बताया ही नहीं राइटर ने. राइटर ने कहा पॉल्यूशन इम्यून ट्रीज विल एब्जॉर्ब टॉक्सिक एमिशन. इसके बारे में राइटर ने कहा था एयर पॉपुलेशन प्रोन ट्रीज, ऑल पॉपुलेशन प्रोन ट्रीज शुड बी डिस्ट्रॉयड. It is not possible to grow trees that remain unaffected from the
पॉपुलेशन। तो इसका क्या होगा, ये संभव नहीं है कि पेड़ों को इस तरह से उगाया जाए कि वे पॉपुलेशन से अनअफेक्टेड हो। ये तो होगा, हमें ऐसे पेड़ भी उगाने पड़ेंगे, पैसा भी देना पड़ेगा। द राइटर्स अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज वन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम? टॉलरेंस, सहते रहो, इंडिफरेंस ये भी नहीं भाई कुछ ना करो, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी, ये सही लग रहा है, पूरा प्लान करके स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा राइटर के अप्रोच के अनुसार, तभी हम फॉरेस्ट डिवास्टेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यून मीन्स व्हाट, और इसका तो मैंने बता ही दिया था आपको, नॉट अफेक्टेड बाय गिवन इन्फ्लुएंस, पॉल्यूशन से खतरा ना हो किसी से, तो नॉट अफेक्टेड बाय ए गिवन इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये पैसेज था जो आपको मैंने करा। अब बात आती है यहाँ पे, जितने भी अगले 30-40 क्वेश्चन है वो ग्रामर के हैं, तो ग्रामर पे आपको ध्यान देना। स्टेटमेंट विच में कंटेन 2 और मोर मीनिंग इज एन एग्जाम्पल, 2 या ज्यादा शब्दों, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? द्विअर्थी। क्या कहते हैं? द्विअर्थी, जिसका एक ही शब्द के 2 मीनिंग निकले। तो देखो एनेक्डोट, एपिग्राफ, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स द्विअर्थी होता है। एम्बिगुअस अगर आपने ध्यान दिया हो, एक मैंने आपको 1 वर्ड में भी कराया था, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स जिसके 2 मतलब हो, तो एम्बिग्विटी जहां 2 मतलब निकल रहे हो। फॉइल, फॉइल मीन्स तो उखाड़ना होता है, तो मतलब खोल देना सीक्रेट को, तो एम्बिग्विटी यहां सबसे सही ऑप्शन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। बहुत ही आसान है। तो अगर लाइक और एज आता है तो सिमिली होता है, मैंने बताया था, जब 2 अनलाइक क्वांटिटीज को सिमिलर बना दिया जाए। जैसे कैमल इज द डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जहाज है डेजर्ट का। अब डेजर्ट में जहाज तो चल नहीं सकता, लेकिन ये सिनोनिम्स बन गया इसका। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट और कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट। अगर लाइक लगाओ तो सिमिली, और लाइक एज ना लगाओ तो मेटाफोर। ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसने पूछा विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज, तो विदाउट यूज ऑफ लाइक और एज है, तो एक ही बात है कि ये मेटाफोर होगा। 100% आंख मीच के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। समझ आया? तो इसका आंसर होगा मेटाफोर। सिमिली और मेटाफोर भाई भाई होते हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें लाइक और एज के साथ क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, और इसमें डायरेक्टली वो उसका सिनोनिम्स बन जाता है। क्लियर है? ए प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन ए वर्ड इज यूज्ड टू कन्वे 2 मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। देखो, एक तो था 2 मतलब अपने आप निकल रहे हो, तो उसे बोलते हैं एम्बिग्विटी। छिपे हुए अर्थों द्विअर्थी, कहना कुछ चाह रहे थे, है ना, तुम महान हो, है ना। अगर हम कहें यू आर ग्रेट, तो यू आर ग्रेट के 2 मतलब निकलते हैं भाई। एक तो तुम मानो होशियारी में, एक तुम मानो मूर्खता में। अब द्विअर्थी है तो क्या होगा? एम्बिग्विटी। लेकिन जहां पे कोई वर्ड 2 मीनिंग सेम टाइम दे, सही बात बताए, तो उसे बोलते हैं पन। PUN, याद कर लो, पन। भैया मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, मेरा नाम पुनीत है, PUNIT, है ना। पन, IT, पंजाबी IT इंडस्ट्री में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। PUN पन, और PUN पुनीत का मतलब पवित्र भी होता है। तो एक ही बार में 2 मीनिंग निकल रहे इसके तुरंत, मतलब निकल नहीं रहे, लेकिन मैंने बताया आपको याद करने के लिए। ए प्ले ऑन वर्ड्स, एक ऐसा प्ले जो वर्ड्स में हो और 2 मतलब एक बार में ही बता देता हो, तो उसे पुन बोलते हैं। दैट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, PUN, पन बोला जाता है। ए वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल इज कॉल्ड। राइटर के स्टाइल में ही कोई चीज, है ना। एक अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार तू का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग रहा है ना।
मैंने प्यार का कौन सा फेमस सॉन्ग रहा है जरा बताओ, जो बहुत ही फेमस रहा है, और वो किस तरह से था। एक उसे क्या बोलते थे, कई बार आपने सुना होगा, पैरोडी। क्या बोलते हैं, मैंने प्यार किया तू चल मैं आई, है ना। मैंने प्यार किया की पैरोडी अगर आपको याद हो, मैंने प्यार किया की पैरोडी थी, है ना, अंताक्षरी। टोटल 16 सॉन्ग उसमें थे, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, पैरोडी। ठीक है, किसी गाने की पैरोडी बनाना। कांटा लगा, एक पुराना गाना था, एक नया भी बन गया, तो पैरोडी बनाना। और पैरोडी में कई सारे गाने एक साथ ले लेना, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। ए वर्क्स दैट मेक फन ऑफ अनदर वर्क, दूसरे वर्क का फन बना ले तो उसे बोलते हैं पैरोडी। ठीक है, ये तो बड़ा आसान रहा होगा आपको ढूंढना, पैरोडी, है ना। नेक्स्ट है ए सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स in a story to depict something that happened at an earlier time। एक सीन जिसमें नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल समय के साथ सीक्वेंस के इवेंट हो, एक स्टोरी के रूप में, जो घटना पहले हुई हो कहीं पे, पहले कहते हैं और इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, मैं यहाँ जा रहा था वहां जा, लेकिन पिछले जन्म की बात या पिछली बात। मूवीज में बहुत यूज किया जाता है इस वर्ड को, है ना। तो इसे बोलते हैं फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में चल रही है इसकी स्टोरी, चलते चलते प्रोटोगनिस्ट जो हीरो होता है उसके दिमाग में दिखाते कि यार ऐसा हो रहा था, है ना। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अब तक है सी और मैं जवान, है ना। बलराज सानी ये याद करते हैं कि हम गांधे थे तब वहां बिछड़ गए थे और एकदम से पानी आ गया था। तो फ्लैशबैक, इसे क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक और पैरोडी आपको अच्छी तरह से समझ में। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, पुराने जमाने की सोसाइटीज के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। ये लॉजी वाले वर्ड, पूरी एक वीडियो, लॉजी, एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, अभी जल्दी दे दूंगा। इस वीडियो को भी जल्दी से इसे देख लीजिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर। एंशियंट सोसाइटी को ETHNO, इथनोलॉजी, यानी अर्थ थनो, पूरे जमाने की, पुराने जमाने की सोसाइटी, अर्थ पे थनो, बहुत सारी टनो सोसाइटी थी, उनके बारे में स्टडी करना, इथनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न्स द मैनी। एक राज्य है जहां पे कुछ लोग ही बहुत लोगों को गवर्न करते हैं। देखो, मोनार्की होता है एक आदमी, बस एक का शासन चलता है। ऑटोक्रेसी तो हो गया, मोनार्की में मतलब क्या, बिशप का शासन चलता है, यानी पादरी का या बिशप का, मोनार्की बोलते हैं उसको। जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में रहता था ये। और ऑटोक्रेसी हिटलर टाइप, भाई एक ही बंदा बस मैं ही हूं, दूसरा नहीं। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट। और प्लूटो का मतलब होता है बहुत सारे, भाई लूट लो, बहुत सारे मिलकर लूट रहे गवर्नमेंट को, बहुत सारे। ओलीगार्की का मतलब होता है फ्यू। ये ना कंपटीशन में भी आ जाता है, ओलीगार्की, ओलिगोपोली, मोनोपोली, है ना, प्लूटोपोली, ओलिगोपोली भी आपने सुना हो, यानी 3-4 कंपनी। जैसे ओलिगोपोली अभी कहाँ है आजकल, आजकल ओलिगोपोली है वीआई में, जियो में और एयरटेल में। बस 3 ही कंपनी रहेगी और कहीं है ही नहीं। चौथी कंपनी का सिम है ही नहीं भैया, आप बताओ, याद है क्या आपको, आपको मिलेगा ही नहीं। मार्केट से सारी कंपनी आउट होगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वीआई जो पहले आइडिया को परचेस कर चुकी है आदित्य बिरला का, 28 करोड़ से के लगभग ग्राहक है इनके पास। और अगर ये कंपनी बंद हो गई तो इनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतने ग्राहकों को ले लें। आप देखो कमाल की बात, कह रहे कि ये बंद ना हो जाए, तो इसी को बोलते हैं ओलीगार्की। अगर एक ही रह जाए तो ऑटो करेंसी हो गया भाई, जियो का ही लेना पड़ेगा, कुछ ही कर लो। और ये किया भी है इन्होंने, जियो ने, है ना। चलिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये वर्ड करना था, क्योंकि अभी तो हमारा टारगेट यूपी पीजीटी को क्रैक करने का।
यूपी पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है। वर्ड पावर आपको पता लग गई होगी। ओलॉजी वाले, ओलिगार्की वाले और मैनिया और फोबिया वाले वर्ड भी आते हैं। ये सब वर्ड भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। 17-18 अगस्त में पेपर है। अभी तक पीजीटी का तो खैर एडमिट कार्ड आया नहीं है, टीजीटी का आ गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीजीटी। लेकिन अभी रुकिएगा, ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत कमाल होने वाला है। इसमें 125 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को इतने बारीकी से बता दूंगा मैं आपको कि आप कहोगे जी कमाल हो गया है। ये देखो जरा यहाँ पे पूरे आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को लिया है मैंने। यहाँ पे पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में बताऊंगा, और ये जॉन कीट्स की लाइफ के मैं आज की वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स कवर किए जाएंगे। आज ही की वीडियो में कवर हो जाएगा ये सारा। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। फिर ये पोएट लोरेट हैं। पोएट लोरेट होते थे, किसे पहला पोएट लोरेट बना, यानी राष्ट्र कवि अमेरिका में दर्जा दिया गया था, है ना, ये वाले आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे देखो, ये है निसिम इजकिल। निसिम इजकिल की बायोग्राफी बताऊंगा आपको, निसिम इजकिल के बारे में बताऊंगा। 3 पोएट, राजा राव, ये बड़े फेमस पोएट रहे हैं, इंग्लिश पोएट रहे हैं राजा राव। 5 पांडव, जैसे 5 पांडव होते हैं, 5 फेमस पोएट भी माने जाते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। मुल्क राज आनंद के बारे में भी बताऊंगा आज ही की वीडियो में। मतलब मैंने इस तरह से इस वीडियो को तैयार किया है कि आपके कुछ राइटर्स भी तैयार हो जाएं, है ना, कुछ पोएट्स भी तैयार हो जाएं, और आपको पेपर करना भी आ जाए। ये मेरा टारगेट है आज का। और आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई होंगी, आरसी सेक्शन बता दिया है, और अभी हम यहाँ पे ये पैरोडी के बारे में जिक्र कर चुके हैं, वर्ड पावर का जिक्र कर देते, फ्लैशबैक के बारे में जिक्र कर चुके हैं, एथनोलॉजी के बारे में जिक्र कर चुके हैं हम, ये भी पढ़ चुके हैं। ओलिगार्की भी मैंने आपको क्लियरली कर दिया है, ये वर्ड भी। मोनार्की भी बता दिया, ऑटोक्रेसी भी बता दिया, है ना, ये भी बता दिया ओलिगार्की, है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। अभी देखिएगा, मेडिकल ऑफ स्टडी ऑफ स्किन एंड डिसीज। देखो सारे मेडिकल रिलेटेड टर्म्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी मैंने बताई है। अगर आप ढूंढेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी A to Z करिए, बाद में टाइप कर दो, जब सर्च में डालोगे ना तुरंत मेरी वीडियो मिल जाएगी। बस ये A नंबर वाला 2ZCAR सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन दबा लो, और जो भी वीडियो चाहिए ना, मेडिकल टर्म्स चाहिए, आगे डालो A to Z करियर।